नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। यायावर जीवन जीने का सबसे असली मजा ये है कि आप घूमते रहते हैं, सीखते रहते हैं और उसमें कुछ लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास भी कुछ है सुनने और सुनाने को, जिनके पास कुछ जवाब भी हैं, कुछ सवाल भी हैं, कुछ कार्य के भी हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है। ऐसे में ही हमारी आज मुलाकात सुनील पांडे जी से हुई है। यूं तो इनका परिचय है, मंत्री बनाने में सहयोगी रहे हैं, खुद जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं, लेकिन वर्तमान में जन सुराज के प्रवक्ता के तौर पर ये कार्यरत हैं। जन सुराज भी एक नई पार्टी है और इस नई पार्टी में एक संगठन का पद धारण करना, एक संगठन का निर्माण करना, इन सारे विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। जो आपके हिस्से के सवाल हैं वो भी हम पूछने का प्रयत्न करेंगे, अपने हिस्से का जो सवाल है उसको भी हम पूछने का प्रयत्न करेंगे। अब सवाल दूसरा है कि यह इंटरव्यू आप क्यों देखें। यह इंटरव्यू आप इसलिए देखें कि जो नई पार्टी जन सुराज सत्ता की दावेदारी ठोक रही है उसके बारे में आप सूक्ष्मता से इस इंटरव्यू से जान सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में, और हम चाहेंगे कि आप अपना धन्यवाद दर्शकों को भी कर लीजिए एक बार। सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल वंदे भारत को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, हम जब आपके पॉलिटिकल करियर को देख रहे थे तो उसमें एक चीज लगा हुआ है जिला परिषद प्रत्याशी। दूसरा चीज देखा गया कि जो वर्तमान मंत्री माननीय जमा खान जी हैं उनके साथ आपको हर मंच पे साझा करते हुए देखा गया। आप दोनों अनुभवों का वर्णन करिए कि एक जब जिला परिषद आप प्रत्याशी रहे तो क्या आपको पॉलिटिकल अनुभव मिले, दूसरा जामा खां से आज नजदीकी कम क्यों होगी, मतलब दूरी बढ़ क्यों गई? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को कहीं से ठेस पहुंचता है तो अपना मार्ग अपने आप स्वतः बदलने का कोशिश करता है। देखिए, हमारा चैनल अभिधा लक्षणा में बात नहीं करता है, साफ साफ बात करता है। स्पष्ट हम बता रहे हैं। जमा खां हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, छात्र जीवन के साथी थे। हमारा राजनीतिक करियर छात्र संघ से शुरू हुआ है। आप जहां भी सुनते होंगे जमा भाई अपने भाषण में बोलते होंगे कि हम छात्र राजनीति से उपज हैं। सन 89 में मैं वाराणसी में गया, 94 में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ, 97 में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। उसी कड़ी में जमा भाई भी अपने संस्थान से छात्र संघ के पदाधिकारी बने। बिहार के दोनों भाई थे, अच्छे मित्र थे, एक साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करते थे। जब बिहार बना, उत्तर प्रदेश से जब हम लोग की बिहार वापसी हुई 2000 में, जब यहाँ पंचायती राज का चुनाव शुरू हुआ, जमा भाई भी चैनपुर आकर के लड़े और हम भी चांदपुर विभाग से लड़े। दोनों भाई चुनाव लड़े। सामंजस्य और राजनीतिक विचारधारा दोनों की एक थी, मिलता जुलता था। कांग्रेसी माइंडेड वो भी थे, हम भी थे। यहाँ आने के बाद जमा भाई बीएसपी से राजनीति शुरू किए। जमा भाई का हम लोग राजनीति में अपना मदद किए। बीच में हम महाबली सिंह के साथ कुछ दिन काम किया और काराकट लोकसभा में महाबली सिंह का मैं इलेक्शन प्रभारी के रूप में भी काम किया और चुनाव भी जीते। उसके बाद पुनः फिर अपने मित्र के मदद में मैं बीएसपी में जब उम्मीदवार बने तो मैं उनका इलेक्शन प्रभारी के रूप में जमा भाई के साथ काम किया, कदम से कदम मिला के चला। हर व्यक्ति का जीवन में किसी के साथ 2 कदम चलना, उसका भी अपना एक निजी उद्देश्य होता है। राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका भी कुछ मतलब होता है। जमा भाई का इलेक्शन प्रभारी मैं बना, चुनाव जीते, मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद उनकी जो क्रिया शैली थी, जो कार्य था, या पंचायती राज में मैं चुनाव जिला परिषद का लड़ा, जो मेरे साथ उनका राजनीतिक जो सिस्टम था, हमारे साथ कैसे व्यवहार के रूप में काम किया नहीं किया, इसको तो हम ही समझते हैं। इसमें खुल के कहना न कहना तो आप भी अच्छी तरह से बात को समझ रहे हैं। मतलब एक गाना है कि अच्छा सिला दिन है तूने मेरे प्यार का, बिल्कुल यार नहीं लूट लिया घर यार का। वो एक शेर के माध्यम से मैं आपको कह भी सकता हूँ कि मैंने सोचा था कि तेरे कूचे में रह गुजर होगी,
गौर फरमाइएगा, मैंने सोचा था कि तेरे कूचे में रह गुजर होगी, लेकिन प्यार करने का क्या अंजाम ही होता है। अच्छा ठीक है, वो तो प्यार करने वाले जाने और जिनसे प्यार किया जा रहा है वो जाने, हमारा काम है सवाल पूछना। हम जन स्वराज से आप जुड़े, तो जन स्वराज के किस विचारधारा ने आपको आकर्षित किया, या जन स्वराज से जुड़ने का मेन मकसद क्या था? देखिए, जन स्वराज से जुड़ने का मेरा मकसद, इच्छा, जो हमने प्रशांत किशोर जी को, जो 2-4-5 बातें प्रशांत किशोर जी की जो गर्म जोशी से जो हम लोग के बीच में आ रही है, बिहार से पलायन, शिक्षा, भ्रष्टाचार, किसानों पे और निःशुल्क शिक्षा, बुजुर्गों पे जो असहाय है उनकी सहायता के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने अपनी आवाज उठाया, जैसे बीपीएससी के छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, भाई चूंकि शिक्षण संस्थान से हम लोग जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो शिक्षा के विषय में बाखूबी रूप से हम लोग समझते हैं कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राप्त करने में कितनी परेशानी होती है। हम लोग एक एक मुद्दे पर आते हैं। आपने पहला मुद्दा बोला पलायन, जो बिहार की सच्चाई है कि हमारे यहाँ से पूंजी का भी पलायन होता है, श्रम का भी पलायन होता है और बौद्धिकता का भी पलायन होता है जी। एक यात्रा कांग्रेस भी निकाल रही है, पलायन रोको यात्रा। एक पलायन रोकने की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का सवाल तो हम आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन प्रशांत किशोर जी का सवाल हम आपसे पूछते हैं कि क्या रोड मैप है आपके पास कि पलायन रुक जाएगा? रोड मैप यह है कि 10 से 15 हजार रुपये जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, प्रशांत किशोर जी के पास वो क्षमता और वो जन समूह जो उनके साथ खड़ी है, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, बिहार में पलायन करने में, पलायन को रोकने में जहां तक उम्मीद है कि हद तक उनको कामयाबी मिलेगी और पलायन को रोका जा सकता है। अच्छा, उसके लिए मिशन तैयार हो सकता है। शिक्षा के मामले में क्या आपका रोड मैप है? शिक्षा के मामले में रोड मैप यह है कि सस्ती शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हम लोग पूरे जन स्वराज के लोग अगर चाहेंगे तो बिहार को उपलब्ध करा दी जा सकती है। निःशुल्क शिक्षा तो आज भी मिल रही है। निःशुल्क शिक्षा का मतलब यह अर्थ यह नहीं होता है कि सरकारी संस्थानों में ये घोषणा कर दिए कि हम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन विद्यालय स्तर पे जाकर के आप अगर पता लगाइएगा गहराई से, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिलेगा जो यह बात को कहने को तैयार हो कि हमको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से उनका 2 पैसा का उपयोग वहां हो रहा है। अब रही बात मुख्य रूप से निःशुल्क शिक्षा पर, जैसे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं वो क्या हमारे सरकार के व्यवस्था से अलग थलग नहीं है, वो भी सरकार के व्यवस्था में ही चिन्हित है। तो हम पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं और एक तरफ शोषण हो रहा है, तो इसको हम कैसे मान लें कि निःशुल्क शिक्षा है? जैसे मान लीजिए उदाहरण में, एक तरफ कागजी रूप में आप कह रहे हैं कि शराब बंदी है, लेकिन आज देख लीजिए कि पूरे बिहार में शराब का सप्लाई हो रहा है। हम आएंगे उस मुद्दे पर आएंगे, शराब मैंने उदाहरण के तौर पे कहा। अब हम आते हैं, आप प्रवक्ता के पद पर हैं जी। आपका संगठन कितना बन चुका है? हमारा संगठन जिला स्तर पे तैयार हो चुका है, प्रखंड स्तर पर भी तैयार हो चुका है, पंचायत स्तर पर भी बहुत जोर तोड़ से काम चल रहा है। लगभग 50-60% हम पंचायत स्तर पर भी यह संगठन आपका रामगढ़ उपचुनाव में तैयार था या? मैं अभी उस समय हम लोग अच्छी तरह से पंचायत और प्रखंड स्तर पे संगठन को तैयार नहीं कर पाए। अभी जो संगठन आपका तैयार हुआ है, ये लोग एक आरोप लगाते हैं, यह कार्यकर्ता नहीं है, यह नौकरी करने वाले लोग हैं जो 10,000 15,000 पे प्रशांत किशोर के लिए काम करते हैं। गलत बोलते हैं लोग, और अगर इस चीज को उन लोग के देहन में है कि नहीं, ये अगर नौकरी के रूप में काम करते हैं, तो इस बात को मान लें कि हमने रोजगार दे दिया। जिस रोजगार की वो बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी को रोजगार दे दिया तो ये अपराध नहीं है। बिहार के सारी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, 243 कहीं कुछ नहीं, अभी हमारी पूरी तैयारी 243 सीटों पर जनसुराज के बैनर तले है।
अच्छा, इलेक्शन के बाद कोई अलायंस की संभावना? अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं। नहीं, प्लान नहीं होना और एक साफ साफ बोल देना कि नहीं हम कोई अलायंस नहीं नहीं, हमारा इस तरह का कोई रोड मैप नहीं है रोड इनके साथ हम किसी के साथ हम जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हमारे जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जी। जिसमें एक सुरक्षित है जी। और 3 फ्री है। जी। क्या समीकरण आप बैठा रहे हैं यहाँ पर? हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच के लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में बैठाने का काम करेंगे। जो जिला स्तर से प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर लोकल बॉडी अपने विधानसभा का पहला प्राथमिकता हमारा होगा कि वही उम्मीदवार होंगे। देखिए, हम इतना आसानी से सवाल छोड़ नहीं देते हैं। जहां सुरक्षित सीट है वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि सुरक्षित सीट है, तो वहां पर जिनको लड़ना है वही लड़ेंगे। हाँ, सुरक्षित सीट है वहाँ सुरक्षित। 3 सीटें बची, रामगढ़, जी, चैनपुर और भभुआ। जी। एक तरफ प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हम हिस्सेदारी देंगे। जी, बिल्कुल देंगे। एक तो सीट पक्की हो गई सुरक्षित। जी। अब एक सीट बची जनरल की, जी। एक सीट बची ओबीसी की, जी। और एक सीट बची अल्पसंख्यक की। जी। कौन कौन से समुदायों को कहां कहां पर आप प्रतिनिधित्व देंगे? अभी इस पर मंथन चल रहा है। अभी संगठन का गठन हुआ है, पंचायत स्तर पे भी कार्यक्रम चल रहा है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी कल हमारे प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, पूर्व डीएम अरविंद सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, अजय द्विवेदी जी, सब लोग आए थे। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। नामांकन की प्रक्रिया का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों का लिस्ट जब तक फाइनल नहीं हो जाता है उसके बाद लोग बैठेंगे, अपना उसमें पहल करेंगे, रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट लेने के बाद किसको कहां से लड़ाने में हमें बेनिफिट होगा, और चारों विधानसभा पर नजर रखना होगा कि नहीं, किस किस उम्मीदवार को, किस किस कौम के लोगों को कहां कहां हमको लड़ाने से हमको चारों विधानसभा में बेनिफिट मिल रहा है। उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सीटों का और प्रत्याशियों का बंटवारा किया जाए। चलिए, हमारे साथ थे जन स्वराज के प्रवक्ता सुनील पांडे जी। दर्शकों, आप कौन कौन से सवाल छूट गए हैं इसको आप कमेंट में लिख दीजिए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे और अन्य चीजों पर सवाल जवाब करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद।